बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 3 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरी बुक्स के लेक्चर जो है अवेलेबल हो सके। तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि इसके अंदर ऑप्शन है। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1 1 ओवर 3 1 ओवर 5 1 ओवर 7। अब इसका हमारे पास कहता है इसका कौन सा सेट बनेगा। देखिएगा कि अगर ये हम फर्स्ट वाला लेते हैं कि 1 ओवर n है, 1 ओवर n है, तो अगर n की जगह पे कहता है होल नंबर है, होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं n की जगह पे जीरो पुट करता हूं तो 1 और जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, पहला कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में अगर यहाँ पे ना हम यहाँ पे 1 ओवर यानी n की जगह पे जीरो पुट करते हैं तो वो क्या आएगा, जीरो इन्फिनिटी हो जाता है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स जीरो पुट करते हैं तो ये इसमें देखें, सी वाले में देखें, यहाँ पे जीरो पुट करते हैं 1 ओवर जीरो प्लस वन, 1 और 1 1 ही होता है। लेकिन अगर थ्री अगला चेक करते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास होल नंबर फिर होता है 1, फिर यह 1 पुट करते हैं तो ये 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2। तो ये भी नहीं बन सकता, तो वो तो 1 ओवर 3 है ना वहां पे। इट्स मीन ये वाला हमारा नहीं हो सकता है। तो अब कौन सा हमारे पास बचता है, हमारे पास ये डी वाला है। डी वाले में अगर देखें तो ये तो बटे में है ही नहीं है, तो बटा नहीं बन सकता है। और बी वाला ऑप्शन में बटा भी है, जब एन की जगह पे यानी कि ये 2n+1 है, 1 ओवर 2n+1 है, तो 1 ओवर 2n की जगह पे जीरो रखते हैं प्लस 1 करते हैं तो आंसर 1 और 1 यानी 1 ही आता है। अब ये हो गया 1। उसके बाद अगर हम चेक करें तो स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 पुट करता हूँ 1 ओवर 2 ऑफ 1 प्लस 1, तो 2 ऑफ 1 होता है 2, और 2 प्लस 1 हो जाएगा 1 ओवर 3, इसका मतलब 1 ओवर 3 आता है। अगर मैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, 2 2 4 प्लस 1 5 होता है, तो 1 ओवर 5 बनता है। इसी तरह नेक्स्ट बनते चले जाएंगे। इट्स मीन क्या हुआ, हमारा जो राइट आंसर है वो हमें मिल गया, बी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये टू जो पार्ट्स है इसमें कहता है ए अगर खाली सेट है पी ऑफ ए, यानी इसका पावर सेट मालूम करना है। पावर सेट, खाली सेट का पावर सेट क्या होता है। अब पावर सेट में आपको पता है दो दरमियानी जो ब्रैकेटें हैं वो स्टार्ट और एंड पे लाजमी लगती हैं। फर्स्ट ए जो है इसमें तो खाली सेट ही है, कोई ब्रैकेट नहीं है। दूसरा है 1 आ गया, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। तीसरा जो है खाली सेट है, खाली सेट के बाहर देखें यहाँ पे फिर ब्रैकेटें लगी हुई हैं, तो ये पावर सेट की निशानी है कि खाली सेट के ऊपर फिर ब्रैकेट आ जाए। तो ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं कि यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है। कहता है पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो। अब सुनो, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, मैं निकालता हूं ए इंटरसेक्शन बी, उसका आंसर क्या आता है। ए और बी में अगर देखें दोनों में जो कॉमन है वो 3 है, सिर्फ क्या है 3 कॉमन है, दोनों का कॉमन क्या है वो 3 है। अब इसमें यू में से इसको निकालना है। अब यू में से अगर मैं इसमें 3 को निकालता हूं तो यू के तमाम अरकान आ जाएंगे, सिर्फ 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है 1 2 4 5 यानी जिसमें 3 ना हो, तो वो सिर्फ ए ऑप्शन इसका ठीक है। तो हम ए ऑप्शन को ही ये दुरुस्त साबित करेंगे कि हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है उसका जो है ए ठीक है। फोर्थ की अगर बात करते हैं, ए और बी आर ओवरलैपिंग सेट, देन एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल होता है। अब ये ओवरलैपिंग अगर आ जाए, एन ऑफ ए माइनस बी जो होगा हमारे पास फोर्थ का, वो हमारे पास होगा डी ऑप्शन। ये फार्मूला याद रखिएगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ओवरलैपिंग हो रही हो तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये इंटरसेक्शन जो होगा जो कॉमन आएगा उसको ए में से निकाल देंगे, तो इट्स मीन क्या हुआ, ये ओवरलैपिंग आ जाएगी। उसके बाद अगर फिफ्थ की बात करते हैं कि इफ ए लेस देन, यानी ये हमारे पास है इफ ए जो है वो सबसेट इक्वल बी का है, यानी प्रॉपर सबसेट जिसे हम कहते हैं, एंड इम्प्रॉपर सबसेट। इफ ए जो इम्प्रॉपर सबसेट है बी का और बी माइनस ए इक्वल टू 5, देन एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल किसके होगा। फिफ्थ जो है हमारे पास, इसका भी हमारे पास कौन सा आंसर बनेगा। देखिए, जब एन ऑफ ए माइनस बी था ओवरलैपिंग कर रहे तो हम क्या कर रहे थे, एन ऑफ ए और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसी तरह अगर b माइनस ए नॉट इक्वल टू 5 हो, यानी अगर b में से a निकाला जाए वो एम्प्टी सेट ना आए, तो इट्स मीन देखें ना, a के तमाम अरकान जो हैं b में मौजूद होंगे। जब b में से a को निकालेंगे तो खाली सेट तो नहीं आएगा। तो अगर यानी इन दोनों में के अरकान मौजूद हैं तो फिर खाली सेट आएगा। तो कहता है इक्वल नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और हो सकता है। तो इसका मतलब फिर एन ऑफ बी माइनस ए हमारे पास एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ
ए ही ऑप्शन ठीक होगा। यानी ना जीरो आंसर आ सकता है, ना एन ऑफ बी आ सकता है, ना एन ऑफ ए आ सकता है, तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए ही आ सकता है। आप कोई भी सेट ले लें, बी कोई सेट ले लें, ए कोई सेट ले लें, लेकिन वो हमारे पास खाली सेट ना हो। जिस तरह मैं आपको बता दूं कि बी मैंने मेरे खुद से मैंने क्या लिया, 1 2 3 ले लिया, ठीक है, 1 2 3। और ए मैं क्या करता हूँ, ए को मैं सिर्फ वन वन रख लेता हूँ, इसका मतलब वन बी का सबसेट है। और फ्रेंड्स अगर एन ऑफ पी माइनस ए हम निकालते हैं, फिर इसका मतलब होगा हम इसी तरह, ये खाली सेट तो नहीं आ सकते ना, दोनों में अगर माइनस किया जाए, तो फिर इट्स मीन क्या है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, एन ऑफ बी माइनस ए ही बनेगा। अगला एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 50 है, एन ऑफ ए इक्वल टू 30 है, एन ऑफ बी इक्वल टू 35 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा। अब जो सिक्स पार्ट्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है कि ये एक फार्मूला है जो हमें दिया गया था कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल 50 है, एन ऑफ ए इक्वल टू 30 है, एन ऑफ बी इक्वल टू 35 है। ए और बी हमें दिए हुए हैं और हमने ये फाइंड आउट करना है। तो देखें, आपने फार्मूला पढ़ा था एन ऑफ ए यूनियन बी, और इक्वल होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता था। अब देखिए ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है 50, इक्वल एन ऑफ ए हमें दिया हुआ है 30, प्लस है आगे हमें दिया हुआ है 35, और हमें वो निकालना है, ठीक है, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो इसका मतलब हुआ हमें जो निकालना है वो एक्स, यानी जो है वो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ले लिया है। अब 30 प्लस 35 हो जाएगा 65। अब 50 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी 50 है, उसमें से 65 मैं निकालता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 15 आता है। लेकिन माइनस का 15 आता है, उधर जाएगा तो माइनस का 15 आएगा। अब यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इस तरह है, क्योंकि ये माइनस होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है, यानी ये प्लस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। इसीलिए यहाँ पे माइनस फार्मूले में होगा, तो ये जो माइनस होगा तो यानी इधर माइनस एक्स होगा, और जो -15 और माइनस एक्स होगा, माइनस माइनस से कैंसिल कर देंगे, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 15 ही हमारे पास जो है इसका दुरुस्त आंसर जो है 15 ही आएगा। इसी तरह इसका आंसर हमारे पास 6 वाले का आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ए अगर 1 2 3 4 हो, बी XY Z हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इसका लिया जाए तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे। सेवंथ के कितने एलिमेंट्स बनेंगे जी, हमारे पास 12 बनेंगे, क्योंकि ये फोर्थ हैं और ये कितने थर्ड हैं, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 12 ही आता है, तो ये 12 जो है इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास बनता है कि 8, कि इफ एफ ऑफ एक्स जो है दिस एफ ऑफ ए प्लस वन क्या होगा। तो अगर देखें ना, एक्स की जगह पे आप ए प्लस वन पुट करते हो, ए प्लस वन, और उसका हो जाएगा स्क्वेयर -3 ए प्लस वन, और प्लस हो जाएगा 2। इसको जब आप सोल्व करते हो, ए स्क्वेयर प्लस 2 ए प्लस वन प्लस 3 ए प्लस 3, और प्लस हो जाएगा 2। अब 2 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा 5, यानी इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस 2a 3 हो जाएगा 5a, और आगे भी आ जाएगा 5। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो क्या ऐसा कोई आंसर बनता है। अच्छा वहां पे माइनस था, ये वाला जो है ना, ये क्या है, माइनस है, तो ये माइनस जो है 3a, इसको भी माइनस कर देगा, -3 हो जाएगा, और ये भी -3 हो जाएगा। इसको फिर देखते हैं, देखिएगा, यानी ए प्लस वन जब हम पुट करते हैं, ए स्क्र -3 ए प्लस वन प्लस 2 है। अब देखें ए स्क्र प्लस 2 ए प्लस 3 माइनस -3 ए -3 प्लस 2। अब ए स्क्र, अब -3 में से 2 माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जो इसका फार्मूले का था, यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे 1 था, अब ये 1 और ये 2, ये 3, और वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्र माइनस ए इक्वल टू 0 आता है, तो इसका आंसर जो होगा फिर वो ए स्क्र माइनस ए वाला ही ठीक होगा। तो 8 जो है हमारे पास
इसका जो ऑप्शन ठीक होगा वो हमारे पास क्या होगा, डी ऑप्शन ही ठीक होगा। तो ये हमें a+1 को आप x की जगह पे पुट कीजिए और उसको सोल्व कीजिए, a स्क्वायर माइनस a ही आएगा। नाइन्थ, गिवन डेट f ऑफ x जो है ये इक्वल टू 3x+1 है, f ऑफ x इक्वल टू 28 है, देन वैल्यू ऑफ x इज। अब 28 यानी f ऑफ x की जगह पे रखेंगे तो हमारे पास 3x+1, ये 1 उधर जाके माइनस होगा, 21 माइनस 27 और 27 इक्वल टू 3x और x इक्वल टू 27 ओवर 3 हमारे पास 27 ओवर का आ जाएगा 3, ये 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। तो 9 ऑप्शन में है जी है। टेंथ की अगर बात करते हैं, टेंथ वाले में क्या आएगा कि इफ ए और बी दिए हों, ये नॉन एम्प्टी सेट है, इफ ए बिलोंग टू बी, फंक्शन है डिफाइंड 1 ऑफ ए 1 2 ऑफ बी। देखें ये इसको मैं ऐसे ड्रा करता हूँ, ये देखिएगा, ये मेरे पास है, ये मेरे पास दो फंक्शंस हैं। तो ए यानी डोमेन जो होती है 1 2 3 और रेंज ए बी बी है, यानी 1 को ए से मिला दिया और फिर 2 को बी से मिला दिया, 3 को बी से मिला दिया। फंक्शन तो है क्योंकि यहाँ पे जो ए है ना सेट, और ये जो बी सेट, ए में कोई रेपिटेशन नहीं है, कोई नीचे बच नहीं रहा है, और यहाँ पे बी के अंदर यानी कोई एलिमेंट्स नीचे नहीं बच रहा है, सारे सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये कौन सा फंक्शन बनता है, ये इंजेक्टिव तो कभी भी नहीं बन सकता, इंजेक्टिव में तो नीचे कोई ना कोई रिमेनिंग रहता है बी में से। और हमारे पास ये अगर सर्जेक्टिव की बात करें क्या ये बन सकता है, तो सर्जेक्टिव जो होता है वो ऑन टू होता है, और बाइजेक्टिव जो है वो हमारे पास 1 1 होता है। लेकिन ये बाइजेक्टिव तो नहीं हो सकता क्योंकि बाइजेक्टिव में 1 1 होता है, तो ये 1 1 इसका ऑप्शन में जो है वो नहीं है, क्योंकि एक एक से जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका फिर हमारे पास जो है वो एक ही आंसर बनता है, वो बनता है सर्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग जो नहीं है वो सर्जेक्टिव होता है, जिसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ऑन टू फंक्शन होता है ये। बाइजेक्टिव तब होता है जब 1 1 होता है, लेकिन ये एक एक के साथ नहीं मिल रहा है क्योंकि 2b 3b का जो है यहाँ पे रेपिटेशन आ गया है, इस वजह से ये नहीं मिल रहा। तो ये थे एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज आपने जरा ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है कि राइट सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में हमने किस तरह लिखना है कि x पार्ट्स 1 के अंदर है x सच दैट x इक्वल टू 2n और n जो है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं कुदरती तादाद जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और वो चलते चले जाते हैं 1 2 3 सो ऑन। उसमें जो है ना 0.1 या इसके रूट्स का कोई नंबर्स नहीं होता है। अब यहाँ पे देखें, अब 2n यानी n नेचुरल नंबर है, जब n हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे आप रफ के अंदर कर सकते हो कि 2 यानी n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर फर्स्ट वाला क्या है 1 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है वो हमारे पास है 2, तो यानी इस n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4। नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर है वो है 3, और यानी n की जगह पे 3 रखेंगे और 3 2 6, यानी हम 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पुटिंग करते जाएंगे, हमारे पास ये वैल्यू निकलती आएगी। तो हम कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म इसकी क्या है कि 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर है ना, सो ऑन है, तो ये आगे चलते ही जाएंगे, सो ऑन तक चलते जाएंगे। अब इसमें पार्ट 2 के अंदर कहता है कि x सच दैट x 2m+1 m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जो m है हमारे पास ये नेचुरल नंबर से लिया गया है, तो m देखें वही सीन कि जब हमने 1 यहाँ n की जगह पे पुट किया, इसी तरह m को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो आप यानी 1 पुट किया तो +1, तो कितना आंसर है 3 आएगा, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। नेक्स्ट इसी m की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, +1 2 2 4 1 +5 तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो इसी तरह आप 3 पुट करके चेक कर सकते हैं, ये 7 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी गिनती पुट करते जाएं तो ये चलता जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट्स का साइन आपने लगा देना है। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर कहता है कि x सच दैट x इक्वल टू 11n। अगर 11n हो हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो n है वो बिलोंग टू होल नंबर है, और लिखा है कि n जो है वो लेस देन होना चाहिए 11 से, यानी 11 से लेस होना चाहिए, 11 भी नहीं होना चाहिए। तो यानी n जो हम पुट करेंगे वो 11 से कम पुट करेंगे। ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 सो ऑन, यानी जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते थे, तो इसमें पॉइंट्स वाले नहीं आते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट्स वाले होल नंबर में नहीं आते हैं। तो ये होता है कि 0 1 2 3 4 5 6
7, हमने 11 से पहले 10 तक पुट करना है। तो जब मैं यहाँ पे इसमें 0 पुट करता हूँ, 11 यानी इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। फिर 1 पुट कर दें तो 11 आएगा, 2 पुट कर दें 22 आएगा, 3 पुट कर दें 11 को 3 से मल्टीप्लाई 33 आएगा। तो इसी तरह लास्ट पे आपने 11 को किस लास्ट वाला कौन सा, यहाँ पे 10 है, 10 को जब 11 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 110 ही आपका आएगा, क्योंकि 11 तो हमने पुट नहीं करवाना है, तो 11 नहीं पुट करवाना है, इसीलिए ये ऐसे ही रहेगा। फोर्थ के अंदर कहता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर। इवन नंबर यानी जुफ्त तादाद होते हैं। आप उर्दू मीडियम भी, जो बच्चे उर्दू मीडियम में हों पढ़ेंगे तो उनके लिए भी आसानी है। तो 4 से बड़े और 6 से छोटे, यानी 4 लेस देन है और 6 ग्रेटर देन है, यानी 4 से बड़े नंबर और 6 से छोटे नंबर इवन नंबर होने चाहिए। इवन तो वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 4 6 7 8, 2 4 6 8 और 10, ये सारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या कोई नंबर्स है, कोई नंबर नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि ये खाली सेट है। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, इवन नंबर 4 है, 4 के बाद तो 6 है, ना हमने 4 पुट करना है ना 6 पुट करना है, कहते हैं इनके दरमियान वाला, इनके दरमियान वाला तो कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे कहता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ, और 5 से बड़े और 7 से छोटे, लेकिन ये इक्वल का साइन यहाँ भी है, यानी 5 भी मौजूद हो और यहाँ पे कहता है 7 भी मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ, यानी ऑड नंबर हमने लेने हैं, लेकिन 5 से ग्रेटर हो 7 से लेस हो। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, अगर इक्वल का साइन हुआ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 तो फिर शामिल हुआ है, ऑड नंबर में 5 होता है, और उसके बाद फिर 5 के बाद 6 तो इवन नंबर है, वो तो नहीं लिखना है। 7 जो है वो भी होता है, लेकिन 7 के नीचे लाइन नहीं है, इसका मतलब 7 इसमें शामिल नहीं है। अगर यहाँ पे लाइन है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब 5 इसमें शामिल है। पीछे बुक्स में जो आंसर है वो क्या है, एम्प्टी सेट है, तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाना आपने, तो इसीलिए इसका भी आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, या हम यूं भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लाइन आती है तो फिर इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो बुक्स में एम्प्टी सेट है तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। 6 पार्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, ये हमारे पास रैशनल नंबर होता है क्यों। अब x के इक्वल टू ऐसा कोई रैशनल नंबर है जिसको आप पुट करो और इक्वल टू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 पुट करता हूँ, 1 का स्क्वायर तो 2 नहीं होता है, 1 होता है। 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 2 तो नहीं होता है। 3 पुट करता हूँ तो नहीं होता, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर लें और वो 2 के इक्वल आ जाए। तो इट्स मीन क्या हुआ कि इसका आंसर भी क्या है, एम्प्टी सेट ही होगा, यानी खाली सेट ही होगा। तो यानी ये हमारा 6 पार्ट जो है वो टेबुलर फॉर्म है। तो ये किस तरह है, इसी तरह आपने इसको रीड डाउन करना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 7 पार्ट्स है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर, और एक्स जो है इक्वल माइनस एक्स होना चाहिए, कि ऐसा नंबर है कि जो माइनस एक्स के इक्वल आ जाए। इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 1 इक्वल टू -1 आपस में इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, 2 -2 के इक्वल नहीं है। इट्स मीन क्या हुआ, मैं 0 पुट करता हूँ तो वो यहाँ 0 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इट्स मीन क्या हुआ, 0 इसका क्या है, हमारे पास इसका नंबर जो है वो 0 मौजूद है रैशनल नंबर में, तो यूं हम कह सकते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर और एक्स नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर। वो कहता है कि एक्स जो है वो इरेशनल नंबर है, क्यों डैश है, इरेशनल नंबर है, यानी ये इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये इरेशनल हो गया तो इसका मतलब है ये आपने इसके अंदर नहीं लिखना है। इरेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, फिर रैशनल हो जाएगा। रियल नंबर, क्योंकि आपने पढ़ा है कि रियल नंबर की डेफिनेशन के क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी रैशनल और इरेशनल को मिलाएं तो रियल बनता है। जब आप फ्रेंड्स कहेंगे कि आर के अंदर ये नहीं है तो इट्स मीन ये है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास u की वैल्यू है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है। हमने a डैश फाइंड करना है, यानी a कंप्लीमेंट फाइंड करना है, और b कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब a कंप्लीमेंट फाइंड करने लगा हूँ। हमारे पास यहाँ पे 8 पार्ट्स हैं, तो इसमें से देखें आपको ये वही आते हैं, एक्सरसाइज के अंदर हमने किए हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं
कि अगर ए कम्प्लीमेंट में निकालना चाहता हूँ तो मैं यू में से किसको निकाल दूंगा, ए को निकाल दूंगा। तो यू की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यू की वैल्यू लिखने के बाद ए की वैल्यू है हमारे पास में 2 4 6 8 एंड 10। ये हमारे पास किसकी वैल्यू, यू की, ए की वैल्यू हो जाएगी। अब ए कम्प्लीमेंट क्या होता है, माइनस कैसे करते हैं कि इसके वो अर्कान जो इसके अंदर मौजूद ना हो। तो 1 2 3 1 उसमें नहीं है, अब देखें 2 उसमें है, 3 उसमें नहीं है, 4 उसमें है, 5 उसमें नहीं है, 6 उसमें है, 7 नहीं है, 8 उसमें है, 9 नहीं है, 10 उसमें है। इस मीन क्या हुआ कि ए के यू के वो अरकान जो ए में ना हो वो हमारा क्या होता है, कंप्लीमेंट आ जाता है। तो अगर बी निकालना चाहता हूँ वही हम यू की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3, वो कहाँ तक है, 10 तक है, और बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 दिया हुआ है। तो इट्स मीन क्या हुआ, 1 उसमें है, 2 उसमें, 3 उसमें, 5 उसमें, 6 7 8 9 एंड 10। तो स्टूडेंट्स पता चलता है कि यानी 6 7 8 9 10 जो इसमें मौजूद है वो उसमें मौजूद नहीं है। अगर इस तरह उसमें मौजूद ना हो तो वो हम लिखेंगे तो बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब इसमें एक हमारे पास जो 8 पार्ट्स है, तो 8 पार्ट्स ये तो आप कर लेंगे कि हमारे पास ए माइनस बी कैसे करेंगे, इसी तरह ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की लिखेंगे, तो ए के वो अरकान जो बी में मौजूद ना हो वो लिख देंगे, आपको आता है। आपका ये इंटरसेक्शन आता है कि ए और हमारे पास सी जो है, इन दोनों का तकाता क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इन दोनों में कॉमन को लिख देंगे, ठीक है। और ये हमने ए और सी, जिस तरह ए और बी निकाला है कम्प्लीमेंट, इन दोनों को यूनियन ले लेंगे। और यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट यू, ए कम्प्लीमेंट ये वाला, इसको सी के साथ आप क्या करेंगे, जो सी की वैल्यू दी होगी उसके साथ इसको कवर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आप कर लोगे क्योंकि एक्सरसाइज आप देख सकते हो, अगर किसी को समझ ना हो तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टली आपको 3 पार्ट्स जो हैं जो मेन है वो आपको समझाता हूँ। यू में से अगर यू निकालें तो यू कम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा कि यू में से हम यू ही निकालना है, ठीक है। यू को कम्प्लीमेंट होगा तो यू में से यू निकलेगा। तो इट्स मीन क्या हुआ, यू की वैल्यू जो है 1 2 3 4 और ये 10 तक है। अब दूसरा यू क्या है, वो भी यही है, तो 1 2 3 4 डैश डैश कितना है, 10 तक दिया हुआ, ठीक है। अब इन दोनों में इसके वो अरकान जो इसमें नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं, इसके वो अरकान जो इसमें ना हो कोई है, ये नहीं है। तो इट्स मीन क्या हुआ कि यू कम्प्लीमेंट हम निकालेंगे एम्प्टी सेट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को आप देखेंगे कि अगर हमारे पास ए कम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है यू में से अगर आप ए को माइनस करते हो तो ए कम्प्लीमेंट आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये यू दिया हुआ है, तो ए हमारे पास ये मैंने क्या है, एक ए बना लिया है, ठीक है। अब किसको शेड करेंगे, कैसे पता चलेगा, देखिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं यू में से ए निकालता हूँ तो मैंने यू के अरकान लिख लिए 1 2 3 4 5 अपने पास से मैंने रखे हैं, और ए के मैंने 1 और 2 रख लिए हैं। अब बताइएगा कि इसके वो इसमें से हमने वो अरकान, यानी इसके वो अरकान, क्योंकि ए के अरकान जो होंगे ना वो इसमें लाजमी मौजूद होंगे, इस तरह के ही लेते होते हैं, क्योंकि यू तो एक यूनिवर्सल सेट होता है, बड़ा सेट होता है जिसमें तमाम सेट आ जाएं। अब 1 2 यानी इसके वर्कान जिसमें ना हो, यानी फर्स्ट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड में नहीं होते उसको माइनस करते हैं हम। तो यानी 1 2 उसमें मौजूद है, उसमें जो नहीं है वो 3 4 और 5 नहीं है। तो ये किसका है हमारे पास, देखे ना कि हमने जब यू में से ए निकाला तो जो अरकान आए हैं वो यू के आए हैं या ए के आए हैं, यू के आए हैं, ठीक है। तो ए कभी भी शेड नहीं होगा, क्योंकि जो आंसर हमारा होता है, जैसे ए कम्प्लीमेंट आंसर निकला है, क्योंकि यू में से हमने क्या निकाला, ए निकाला है, जो आंसर होता है उसी को शेड किया जाता है। तो आंसर में देखें, अब ये 1 और 2 ये तो ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू 3 4 5, यानी यू जो है इसकी वैल्यू 1 2 यहाँ पे आ जाएगी, 3 4 5 कहीं भी लिख दें आप, ठीक है। तो यानी यू सारा एलिमेंट्स है, तो यू के 1 2 जो है वो ए के अंदर मौजूद है, देख सकते हैं ए के अंदर मौजूद है। लेकिन जो आंसर आएगा ना 3 4 5, वो आंसर ही आपका शेड होने वाला है। 3 4 5 यानी ये हमारे पास जो शेडिंग एरिया होगा, यानी ए को छोड़ देंगे आप, सिर्फ ए को आपने छोड़ देना है, बाकी सारा एरिया जो है ना आपने उसको क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है। तो आप चाहे कलर ले लें और चाहे आप इसको वैसे ही शेड कर लें, तो ये आपको शेड करना बस आना चाहिए। तो यानी ये हमने ए को शेड नहीं करना, इसको अपने माइंड में रखना है। अब देखें अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं यू के साथ, तो इसका मतलब हुआ कि हमने जब ए बनाया, यू तो हमारे पास क्या है, एक बड़ा सेट है, तो इसका मतलब है कि जब हम इंटरसेक्शन लेंगे कॉमन होता है ना, ए के तमाम अरकान यू में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यू के ए में नहीं होते हैं। तो जब जैसे हम इसको दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो देखिए एग्जांपल मौजूद है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 2 दोनों में है ना, तो ए का जो हमने लिया वो 1 2 ही लिया। तो यानी
ये हमारे पास अगर इसका 1 2 है, ये लिखना नहीं है कि 1 2 3 4 5, ये वैसे एग्जांपल आपको देकर मैंने अपने पास से लिए और बताया है कि शेड किसको किया जाता है। कि जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो जाहिर बात है ए ही आएगा, क्योंकि ए छोटा होता है, यू बड़ा होता है, तो दोनों के अरकान जो है वो कॉमन सिर्फ ए में ही होंगे। वो एग्जाम्पल से आप देख सकते, कोई भी एग्जाम्पल ले लें ऐसे ही होगा। तो यानी शेड यहाँ पे किसने होना है, ए में होना है, क्योंकि ए के तमाम अरकान यू में मौजूद हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है। अब यूनियन की बात करते हैं कि हमने जब ए यहाँ पे बना लिया तो ए के भी अरकान यू के भी अरकान तमाम के तमाम आंसर में आएंगे, ठीक है। यानी अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लें तो आंसर ए ही आता है, और इन दोनों का यूनियन लें तो आंसर यू ही आता है। तो यू में ये सारा शेड होने वाला है, जो ए भी है और यू भी है, सारा ही स्टूडेंट्स यहाँ पे शेड हो जाएगा, क्योंकि ये यू के इक्वल आता है। अगर हम देखें ए यूनियन फाई यानी खाली सेट है, तो आंसर यूनियन है ना कि ए, इसमें तो कोई एलिमेंट्स नहीं इसमें है, तो आई ए ही आएगा। जाहिर बात है कि यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो फोर्थ जो इसके अंदर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ए यूनियन फाई हो तो यही आंसर आएगा, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है। तो इसमें यू नहीं है, तो ये हम ये यू की शक्ल नहीं बनाएंगे इसमें, ठीक है, ये नहीं है तो ए की हमने ये लिखा। और खाली सेट की कोई डायग्राम नहीं होती, वेन डायग्राम खाली सेट की नहीं होती है। तो हमारे पास ये जो ए है, तो जारी बात है ए ही शेड होगा तो सारा शेड हो जाएगा, तो हमने ये वेन डायग्राम शो ही करवानी होती है। उसके बाद अगर फाई इंटरसेक्शन फाई हो तो आंसर फाई ही आता है, लेकिन फाई की कोई डायग्राम नहीं बनाते होते। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स यूज द वेन डायग्राम, आप कहता है यूज वेन डायग्राम। तो ये क्वेश्चन ये नहीं दिया हुआ है, तो ये मैंने वैसे एग्जांपल के तौर पे लिया। उसने यही लिखा है कि ए माइनस बी इक्वल होता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, और ये वाकई इक्वल होता है, इक्वल होता है। देखें ए माइनस बी है, ए के मैंने फर्जी तौर पे नंबर्स लिए और बी के नंबर्स लिए, तो ए और बी डिफरेंट लिए हैं। तो यहाँ पे जब हम शेड करेंगे तो डिफरेंट ही लेंगे। यहाँ पे अगर मैं फ्रेंड्स इनको मैं ओवरलैपिंग कर देता तो फिर ये आंसर सेम नहीं आना था, तो इसीलिए मैंने इनको डिफरेंट रखा है। देखें ये डिफरेंट है, तो ए के और कान जो बी में ना हो तो वो 1 2 3 सारे आ जाएंगे। अब यानी ए माइनस बी यानी लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल दी, ये हमारी कौन सी साइड आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर 1 2 3 है, तो राइट हैंड साइड जब सोल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि u में से b को निकालेंगे तो b का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो देखें u के तमाम अरकान लिखेंगे और माइनस b के लिखेंगे, और u में वो अरकान जो b में ना हो वो 1 2 3 ही है। तो जब मैं b कंप्लीमेंट निकाल लूंगा तो a यूनियन b कंप्लीमेंट अगर फाइंड आउट करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास होती है क्या है 1 2 3, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, इन 1 2 3। ये किसकी वैल्यू b कंप्लीमेंट के देखें वो तो 1 2 3 है। यानी अगर हम इनको लिखें तो इनका यूनियन लें तो 1 2 3 ही आता है। तो इट्स मीन क्या हुआ, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है 1 2 3 आंसर आया, जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 2 3 आंसर है, दोनों सेम है। पता चल गया ना। अगर इनको आप डिफरेंट लेंगे यानी तो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे तो आप इसको मिलाएंगे नहीं, जब नहीं मिलाएंगे तो हमने डिफरेंट लिए हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ही आपने यूज करने हैं। अब ए जो है हमारे पास इसके नंबर्स हैं 1 2 और 3, और जो बी है उसके हैं 4 और 5। लिखने नहीं, ये मैंने फर्जी तौर पे लिए, वैसे आपको बता रहा हूँ 4 5 है, ठीक है। अब जो हमारा आंसर है ना 1 2 3, 1 2 3 ये भी है वो भी है, दोनों की सेम ही डायग्राम बननी है, अपने सेम से एक ही डायग्राम बनानी है, क्योंकि इसकी जो डायग्राम है इसकी डायग्राम के इक्वल है, और डायग्राम में शेड वो करते हैं जो आंसर होता है। अब देखें यू के तमाम अरकान जो थे वो कितने थे, 1 2 3 4 5। यानी हमारे पास जो थे 1 2 3 ए में आ गए, 4 5 इसमें आ गए, तो ए में और बी में तमाम अरकान वो मौजूद हैं जो यू में मौजूद है। अब स्टूडेंट्स 1 2 3 आंसर है, तो हमारे आंसर में फिर क्या शेड होगा, सिर्फ ए ही होगा, ठीक है। अगर ए में से बी को निकालें किसको शेड किया जाता है, सिर्फ ए को शेड किया जाता है। तो ये माइंड में रख लीजिएगा कि भाई इसका आंसर जो आता है वो ए ही आता है। अगर ए माइनस बी करें तो ए आंसर आएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए आंसर आएगा। तो याद रख ले, ए नहीं शेड होना है, तो आपके सामने मौजूद है ओवरलैपिंग में। इसी तरह आप इस डायग्राम को भी अगर चेक करते हैं तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, तो ये बी के ही इक्वल आएगा। इसमें स्टूडेंट्स हम सिर्फ बी को ही शेड करेंगे, ठीक है। तो बी आंसर आएगा तो सिर्फ बी को ही शेड करेंगे। इसको अगर सारे को आप सोल्व करते हो तो फिर भी लास्ट पे यही आएगा आंसर, इस सारे का क्या आएगा, बी ही आएगा। तो देखना ए माइनस बी है, यू में से ए माइनस बी को निकालते हो, ए माइनस बी क्या था, ये था, यू में से इसको निकालोगे तो 4 5 आंसर आएगा। 4 5 का वो जब बी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो 4 5 का बी के साथ तो 4 5 ही है, तो फिर बी आएगा ना।
तो यानी बी नहीं सिर्फ शेड होना है, तो आपने ये माइंड में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वेन डायग्राम आप खुद से एग्जांपल लेकर जैसे मर्जी इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये आपने डिफरेंट लेने हैं, कंबाइन आपने ओवरलैपिंग नहीं करवानी, ओवरलैपिंग करवाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमारे पास जो वेरीफाई है ना, प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की है। इसी तरह इंटरसेक्शन की भी दी हुई है, तो आपने इंटरसेक्शन से भी फाइंड आउट करना है, वो खुद करना है। तो यहाँ पे मैं यूनियन की आपको समझाता हूँ, इंटरसेक्शन भी लेना आता है। तो ये ए है, इस तरह के ए बी सी हमारे पास ये रकम ना चेंजिंग करके दी हुई है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं हल करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसके अंदर थोड़ा सा मैं सारी रकम लिखता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, यूनियन ये वाला यूनियन लिखूंगा और ये ब्रैकेट भी डालूंगा क्योंकि ये ब्रैकेट है और ये सेट की ब्रैकेट है। बी की वैल्यू जो है 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। उसके बाद यूनियन ये वाला यूनियन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद देखें सी की जो वैल्यू है 5 है 6 है 7 है 9 है और क्या है 10 है, ये वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट थी, ये वाली जो ब्रैकेट है, इसको ही सोल्व करना है, तो हम सिर्फ इसको ही सोल्व करेंगे। तो ये एज इट ऐसे ही मैं इसको लिख दूंगा स्टूडेंट्स, देखें ऐसे आप लिख दोगे, ये यूनियन डाल दोगे, इन दोनों का यूनियन लेना है, सारे अरकान लिखने हैं जो भी हैं। सबसे पहले 3 होता है, फिर 4 है, 5 है, 6 है। आप देखिएगा कि दोनों में से कहीं भी है ना, वो उठा के लिख लेना है। जो रिपीटेड है उसको एक दफा ही लिखना होता है। 7 8 है और फिर उसके बाद 9 है और फिर क्या है 10 है, सारे नंबर आ जाएंगे। अब ये जो रह गए इनका यूनियन ले लेंगे। ये 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 सारे 10 तक आ जाएंगे। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी, वो था ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होगा, ए यूनियन बी और यूनियन क्या होगा सी। सिमिलरली अब ब्रैकेट इधर आ गई है, तो हम सिर्फ इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर बी जो है वो 3 है 4 है 5 है और इसी तरह हम आगे लिख देंगे जी 6 है 7 है 8 है और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद वो जो हमारे पास वैल्यू है, किसकी वैल्यू, सी की। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, हमारे पास यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद जो हमारे पास उधर है 5 6 7 8 9 एंड 10। इन दोनों में से हम क्या यूनियन लेंगे, वही आएगा 1 2 3 4 सारे नंबर आ जाएंगे 10 तक। तो आपको पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो हम लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव डैट, फिर यहाँ पे लिखोगे हैंस प्रूव डैट। प्रूव किया हुआ, वो जो असल वैल्यू है ना वो आप अगेन लिखेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी, पहले ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी सी। अगर इंटरसेक्शन आ जाए तो फिर भी आप कर दोगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का आपने खुद करना है, तो ये मैंने आपको यूनियन का समझा रहा हूँ। इंटरसेक्शन में तो आपको पता है ना, कॉमन लिया जाता है बस। चले हम ए पार्ट्स किया, बी पार्ट्स की तरफ चलते हैं। बी पार्ट्स में थोड़ा हमें लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वही हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इसको पहले मैं सोल्व करता हूँ। तो देखें, चले मैं लिख लेता हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरफ ये साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को जब आपने उठाना है तो ये वाली है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू क्या है, खाली सेट है, तो इसको मैं खाली को ऐसे भी लिख सकता हूँ यूनियन, और ब्रैकेट बी की वैल्यू क्या है, जीरो है। सेट के अंदर जीरो है, सिंगलटन सेट है। उसके बाद यू है, तो उसमें हम लिखेंगे सी की वैल्यू लिखेंगे 0 1 और 2। फ्रेंड्स इसमें एक और बात आप याद रखिएगा, इंटरसेक्शन लोगे तो वो आपको आता है कि दोनों में कॉमन जो होगा वो ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों में से जो हमारा यूनियन होगा वो क्या होगा, जीरो भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा। इनमें क्या होगा, वो भी जीरो भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, ठीक है जी। अब राइट हैंड साइड आप स्टूडेंट्स लेंगे तो उसमें फिर आपने क्या करना है, इन दोनों का जब आप लोगे, चले मैं कर ही देता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इस साइड पे हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है। अब पहले आपने इधर ब्रैकेट वाला सोल्व करना है, बस इतनी सी बात आपने माइंड में रखनी है और बाकी सिमिलर जो है वो सारा एज इट ऐसे ही आ जाएगा।
अब देखिए इन दोनों का जो है यूनियन जीरो ही होगा और ये हमारे पास जीरो वन एंड टू, इन दोनों का यूनियन जो होगा वो जीरो वन एंड टू। देखें ये और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं समझ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो भी आगे हैंड्स प्रूव्ड है वो आप लिख लीजिएगा। अच्छा ये वाला जो है ये भी ऐसे ही करना है, तो ये इंटरसेक्शन के हिसाब से करवा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे अब हमारे पास प्रॉपर्टी होगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये मैं आपको इंटरसेक्शन से थोड़ा करवा देता हूँ, लेकिन यूनियन के साथ आपने समझ आती है कि कैसे करेंगे। तो फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, ओके जी। अब इस तरफ ब्रैकेट आनी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इस तरफ ब्रैकेट था इस तरफ ब्रैकेट आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड जब आप उठाएंगे स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है एन है। एन वो होता है कि वन से स्टार्ट होता है, टू थ्री और चलता ही जाता है, ठीक है। ये होता है एन। और जो बी होता है, अब ये इंटरसेक्शन लिखूंगा ब्रैकेट लगाऊंगा, बी की वैल्यू जेड, जेड जीरो भी होता है, प्लस माइनस वन भी होता है, प्लस माइनस टू भी होता है। और ये हमारे पास ये भी चलता जाएगा। अब आगे फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में लिखूंगा जो क्यू है वो पी और क्यू की फॉर्म में होते हैं, आपने उसको क्यू ही रहने देना है, क्योंकि उसकी वैल्यू हम नहीं लिखते हैं, वो बटे की फॉर्म में वो चलती जाती है, आपने उसको सिर्फ क्यू ही लिख देना है। इनको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो कि अगर जुबानी करना चाहो तो वो मैं बता सकता हूँ कि कैसे आपने करना है, ये थोड़ा इसलिए मैंने लिख दिया है। अब ये हम ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे, तो क्या करूँगा वन टू थ्री सो ऑन इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर यूनियन हम लेते तो फिर यूनियन के हिसाब से आ जाता। कॉमन दोनों में क्यू में ज्यादा ना तादाद है और यहाँ जेड में क्या है कम है, जो जेड के अरकान है वो सारे क्यू में होते हैं, लेकिन क्यू के सारे अरकान जेड में नहीं होते हैं। इसका मतलब इस केस में नहीं है तो इसका तो नहीं आ सकता, इसके सारे उसमें है तो ये कॉमन होगा, तो यानी जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू जो है वो सारे उसके अंदर मौजूद हैं। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो ये एक तकाता होता है, इन दोनों में कॉमन क्या है वन टू थ्री, क्योंकि डैश डैश चलता जा रहा है, यानी ये प्लस के हैं ये प्लस के हैं, तो माइनस के यहाँ पे हम नहीं लेंगे, जीरो भी नहीं लेंगे। तो ये फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व किया। इसी तरह आप राइट हैंड साइड को क्या करोगे, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो यही आएगा, इसका जब इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे फिर भी यही आएगा, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। अच्छा इसका मैं दूसरा एक तरीका बताता हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैं, यानी ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था, तो ए मेरे पास क्या है एन है, ठीक है। उसके बाद बी मेरे पास क्या है जेड है, सी क्या है क्यू है। अब यूं कर सकते हो इसको। अब देखिएगा इन दोनों को सोल्व करूं तो क्या आएगा, जेड इंटरसेक्शन क्यू, इंटरसेक्शन लेंगे तो जेड ही आएगा, क्योंकि जेड के तमाम अरकान इसमें मौजूद होते हैं। अगर हम यूनियन लेते तो फिर क्यू आना था, ठीक है। तो हम इसको जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा जेड ही आएगा, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एन ही आएगा। अब क्योंकि n के तमाम अरकान z में मौजूद होते हैं, z में तो माइनस वाले भी होते हैं n में नहीं होते हैं, तो n वाला ही आएगा। ये भी क्या था, ये भी n ही था, n ही था ना, तो यानी आंसर जो है n ही आएगा आपका, चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे आप ऐसे कर लें, यानी ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने लिखा ना इंटरसेक्शन का। मैं देखें अगर यूनियन का आप कहते हो सर यूनियन का बता दो, यूनियन का भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये हमारे पास अगर है कि ना ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है, ये नंबर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू n है और u है, b की z है, u है q, c q है। इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो z यूनियन q, z में थोड़े नंबर्स हैं q में ज्यादा हैं, तो q में लिखूंगा, क्या लिखूंगा q, n यूनियन q। अब n में जो तमाम नंबर्स q में होते हैं और q में तो और भी होते हैं, बटे वाले भी होते हैं, डिजिट वाले भी होते हैं, तो इट्स मीन q ही आंसर आएगा, ठीक है। यूनियन में आपने q आंसर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव दैट। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे लिखा है एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, डू यूर सेल्फ आपने खुद करना है, यूनियन का मैं आपको करवा चुका हूँ एक पार्ट्स में, इंटरसेक्शन का भी मैंने आपको समझाया है। थर्ड जो इसका पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी अगर वो पूछे कि डिस्ट्रीब्यूटिव निकालें यूनियन की इंटरसेक्शन पर, यानी इंटरसेक्शन पर यूनियन की, डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन
ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन जब ओवर इंटरसेक्शन आ जाए तो ओवर मतलब ब्रैकेट में जो होगा वो ओवर होगा। तो यानी ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो ये जो है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ये इंटरसेक्शन ओवर क्या है, यूनियन है। तो ये आपने याद रखना है। बाकी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी यहाँ लिख देंगे और ये वाला इंटरसेक्शन दरम्यान में लिख देंगे और ए यूनियन सी यहाँ लिख देंगे। तो ये दी हुई है, तो ये इस तरह आपने सोल्व करनी है। देखें ये जो है मैं इसको सोल्व करने लगा हूँ, इसकी भी अब थ्री पार्ट्स हैं, थ्री को सोल्व करूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डू योरसेल्फ आपने खुद करना है। देखें ये मैं समझा देता हूँ, सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे किए हुए हैं। अब मशकें करके आए हैं तो यहाँ भी तो आते ही होंगे आपको। देखिए अच्छा, ये मेरे पास क्वेश्चन है, अब इसको मैं लेके चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इसकी एक वैल्यू डालता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है 1 2 3 एंड 4, और जो बी की वैल्यू है वो मेरे पास है 3 4 5 6 7 8। ये अभी अभी मैं अभी आपको करवाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या डिफरेंस, ये यूनियन है और ये क्या है, इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन, अब ये मैं से लिखूंगा 5 6 7 9 एंड 10। अच्छा, ये लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट्स है। ये ऐसी एज इट 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 यूनियन है ना, यूनियन सारे लिखने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों में यूनियन सारे अरकान लिखेंगे, 1 2 3 4 सोन कहाँ तक लिखेंगे जी, 10 तक लिख देंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड आ गई 10 तक। अब ये ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन, पहले ए इंटरसेक्शन बी ही हम निकालेंगे। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम कौन सी भी साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड उठा रहे हैं। अब राइट हैंड साइड के अंदर ए की वैल्यू लिखें 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 3 4 5 6 7 8। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्शन मींस जो दोनों में मौजूद हो, 3 एंड 4 ही होगा। देखें 3 4 दोनों में मौजूद है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमने एक चीज निकाली, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे, हम सी निकालेंगे। ए की वैल्यू वही रहेगी और सी की वैल्यू जो दी हुई है 5 6 7 9 एंड 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, कोई चीज मिल रही है, वाह, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3, कोई भी नहीं मिल रहा है। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी को क्या करना है, कंबाइन करना है, यानी ये लिखने लगा हूं। आंसर वही आना चाहिए जो राइट हैंड साइड का 1 से लेकर 10 तक आ रहा है। तो चलें इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसमें लिखता हूं कि ए यूनियन बी, और फिर हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी नहीं था, ए इंटरसेक्शन था बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन था सी। हमने ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू निकाली है वो 3 एंड 4 है, और जो हमारे पास ये वाला यूनियन है उसको दरम्यान में लिखेंगे, और जो ये ए इंटरसेक्शन सी है इसकी वैल्यू है ये खाली सेट, इसकी वैल्यू क्या है, ये खाली सेट आई है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखें इसका यूनियन लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो वो दोनों में हमारे पास क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। इन दोनों में अगर यूनियन लिया जाए तो क्या आएगा, 3 एंड 4 आएगा। क्या आएगा, 3 एंड 4 आएगा। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है, थोड़ी मिस्टेक तो होगी। देखें 3 और 4 यहाँ पे है। अच्छा जी, इसको दोबारा लेकर चलते हैं। हाँ, यहाँ मिस्टेक हो गई है। देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जब हमने बी और यू का यूनियन लिया तो ये बना, ये इंटरसेक्शन है। इन दोनों में अब हमने कॉमन चेक करना है, सिर्फ कॉमन चेक करना है। तो ये तो हमने सारे नंबर लिख दिए, वो मैंने यूनियन को देख लिया। अब हमारे पास देखें 1 उसमें नहीं है, 2 उसमें नहीं है, 3 उसमें है और 4 भी उसमें है। अब ये कॉमन है बेसिकली। तो राइट हैंड साइड जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो, इसको यूनियन हमने निकाला, इसको इंटरसेक्शन यहाँ पे निकाला, तो 3 और 4 आया है। ठीक है, दोनों में कॉमन देखो ना, 3 4 और 3 4। जब हम इसको राइट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं, ये वाली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को हल करें तो देखिए ये हमारे पास 3 और 4 जो है आंसर आता है। तो यानी इक्वल आई है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो इक्वल आनी चाहिए। फिर लिखना है जी हैंस प्रूव दैट दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इसको भी हम सोल्व करते हैं। देखें मैं लेफ्ट हैंड साइड इस पे लगाने की कोशिश करता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए की वैल्यू है जी एम्प्टी सेट और बी की वैल्यू है जी, ब्रैकेट भी लगाएंगे 0, और सी की वैल्यू है 0 1 एंड 2। पहले इनको सोल्व किया जाता है क्योंकि ब्रैकेट्स है और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 1 एंड 2। यूनियन है, सारे नंबर्स लिख लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली सेट ही आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा राइट हैंड साइड को अगर सोल्व करते हैं तो वो तो राइट हैंड साइड में हम ए यूनियन बी निकालेंगे। पहले ए की वैल्यू जी खाली सेट है और यूनियन बी की वैल्यू है जी 0 है। इन दोनों का जब यूनियन निकालेंगे वो तो 0 ही आएगा। अब ए यूनियन यहाँ पे है जी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन निकालना था, क्या निकालना, इंटरसेक्शन, तो ये आएगा खाली सेट क्योंकि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी अगर हम निकालेंगे तो ए की वैल्यू यही होगी और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सी की वैल्यू 0 1 एंड 2। इन दोनों में भी सोर्स जो हमारे पास है वो क्या है, खाली सेट ही है। जब इनको कंबाइन करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो खाली सेट है, ये नहीं है, ठीक है। और ये यूनियन है, लॉजिक यूनियन है, ठीक है। और ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, इंतकाता कहते हैं, ये भी खाली सेट है। जब दोनों खाली सेट हो यूनियन भी क्या होगा, खाली सेट ही आएगा। तो पता चलता है कि स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो उसका आंसर था, और ये जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है, सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड आ जाती है, यानी हैंस प्रूव हो जाता है। लास्ट पे ये लाजमी आपने ये लिखना है जो क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हो। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सोल्व करता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए की वैल्यू इसको जुबानी करते हैं, ए की वैल्यू एन दिया हुआ है और ये हमारे पास इसकी वैल्यू पुटिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। वैल्यू एन जो होते हैं ना वो चलते जाते हैं, मैं एन को एन ही रखता हूं, ऐसे आप कर सकते हो। ब्रैकेट लगाएंगे, बी की वैल्यू जो है हमारे, ए की वैल्यू मैंने एन लिखी है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, जेड है, और यूनियन है सी की वैल्यू क्या है, क्यू है। अब एन इंटरसेक्शन जेड यूनियन क्यू, जेड यूनियन क्यू यानी दोनों का यूनियन, दोनों के जो ज्यादा जिसमें है वही लिखने हैं, जेड में कम होते हैं, क्यू में उससे ज्यादा नंबर्स होते हैं, बटे वाले भी क्यू में होते हैं, प्लस माइनस सारे जजर वाले इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। तो यूनियन तो क्यू ही आएगा। अब एन इंटरसेक्शन क्यू लिया जाए, अब दोनों में इंटरसेक्शन है, कॉमन कौन सा, एन के तमाम अरकान क्यू में है लेकिन क्यू के नहीं है, तो एन के हैं उसके अंदर, तो इसमें इसके अंदर एन के मौजूद हैं, तो यानी इसके अंदर एन के हैं, तो इट्स मीन एन ही कॉमन होगा क्योंकि क्यू नहीं हो सकता क्योंकि इसमें है ही नहीं है, तो एन इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये तो अब हमारे पास आती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम थोड़ा ए इंटरसेक्शन जब बी निकालने की ट्राई करते हैं, ए हमारे पास क्या है, एन है, और इंटरसेक्शन बी क्या है, जेड है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एन ही आएगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी लेते हैं, एन है और इंटरसेक्शन क्या आएगा, क्यू है, तो दोनों का इंटरसेक्शन एन ही आएगा। पता चलता है कि एन कॉमन है क्यू के अंदर। फिर इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, दोनों को एन यूनियन एन, आंसर भी एन ही आएगा। तो पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और बाद में यही सारी जो वैल्यूज होगी जो आपने पुटिंग की वो सारी आपने लिख देनी है। जी स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी होती जा रही है, हमारे पास अभी भी काफी टाइम हो गया, तो वीडियो ज्यादा लेंथी होने की वजह, क्योंकि अभी हमारे पास काफी क्वेश्चन पड़े हैं और लेंथी क्वेश्चंस हैं, उनके लिए इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बुलाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट लास्ट तक तमाम के तमाम जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपको इंशाल्लाह लेक्चर जो है अवेलेबल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।